संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो आपको पता है कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश जो है वो पुदुचेरी है। तो इसकी सीमा किससे नहीं सटती है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो इसका सही उत्तर जो है वो है कर्नाटक। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो जो पुदुचेरी है वास्तव में वो 4 क्षेत्रों को मिलाकर के बनता है। एक है यनम, इसके अलावा पुदुचेरी, उसके अलावा जो है कड़िकल और चौथा है माहे। तो इन चारों को जब जोड़ते हैं तब जाके बनता है पुदुचेरी। पुदुचेरी किसी एक जगह पर स्थित एक क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये 4 क्षेत्रों को जोड़ करके बनाया गया एक संघ राज्य क्षेत्र है। तो ऐसे में ये जो माहे है ये केरला के अंतर्गत आता है। इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर पुदुचेरी और कड़िकल आता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अंदर जो है यमन आता है। तो इस तरह से कर्नाटक राज्य के साथ जो है वो पुदुचेरी की सीमा नहीं लगती है। इस मैप को निश्चित रूप से याद रखिएगा, कई एग्जाम में प्रश्न में आता है। दूसरा प्रश्न है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका सही उत्तर है असम। भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी जो बहती है, इसी ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में माजुली जो है वो एक नदी द्वीप स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। द्वीप से मतलब यहाँ ये है कि नदियों के बीच में ऐसा क्षेत्र जहाँ पर लोगों का निवास होता है और बाकी चारों तरफ से इसे पानियों से घिरा हुआ है, यानी नदी के बीच में समुद्री टापू जैसी स्थिति। तो अगर आप देखेंगे तो ये असम क्षेत्र में यहाँ पर ये नदी द्वीप है। और इसके संबंध में अगर जानकारी देखेंगे तो यह ऐसा क्षेत्र है जो लगभग 880 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ लगभग 1,67,000 की जनसंख्या निवास करती है। तीसरा प्रश्न है, भारत में पीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? ऑप्शन है धान के उत्पादन, तिलहन के उत्पादन, चाय के उत्पादन, फूलों के उत्पादन। इसका सही उत्तर जो है वो है तिलहन के उत्पादन। यानी तिलहन को बढ़ावा देने के लिए, तेल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है पीली क्रांति की शुरुआत की गई थी। तिलहन से तात्पर्य है खाने वाले तेलों के विकास से। इसके अलावा आप पढ़े होंगे नीली क्रांति मछली, श्वेत क्रांति दूध, लाल क्रांति टोमेटो, राउंड क्रांति जो है वो पोटैटो आदि आपने पढ़ा होगा। आते हैं चौथा प्रश्न, नुमालीगढ़ तेल प्रसंस्करण शाला किस राज्य में स्थापित की गई है? तो तेल रिफाइनरी सेंटर जो है वो भारत में कई बनाए गए हैं, जिसमें से एक नुमालीगढ़ भी है। ये किस राज्य क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है असम, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार। इसका सही उत्तर है असम। असम राज्य में जो है ये नुमालीगढ़ स्थित है। अगर बात करें असम में तो आप देखेंगे कि ये 4 प्रमुख जो है वो रिफाइनरी क्षेत्र जो है वो असम में स्थित है। आइए थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। भारत का जो पहला तेल रिफाइनरी सेंटर जो बना था वो डिगबोई में बना था। इसके अलावा असम में बात करें तो गुवाहाटी में एक रिफाइनरी सेंटर है, नुमालीगढ़ में रिफाइनरी सेंटर है, बोंगई गांव में भी रिफाइनरी सेंटर है। इस प्रकार से ये 4 जो है वो असम के प्रमुख रिफाइनरी सेंटर आपको दिखाई दे रहे हैं। पांचवा है, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन है? ऑप्शन कोसी, चंबल, दामोदर, हीराकुंड। तो ये चारों जो है वो स्वतंत्रता के बाद के आपको जो है ये दिखाई दे रहे हैं। इन चारों में अगर बात करें तो सबसे प्राचीन जो है वो दामोदर घाटी परियोजना है, जो स्वतंत्र भारत में पहली जो है वो नदी घाटी परियोजना के रूप में जानी जाती है। भारत सरकार की सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है ये, और इसकी स्थापना जो है वो 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी अधिनियम के अंतर्गत की गई थी और यह स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना के रूप में काफ़ी चर्चित रही है। आते हैं छठे प्रश्न की ओर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? ऑप्शन है पेराम्बूर, बंगलुरु, वाराणसी, हावड़ा। इसका सही उत्तर जो है वो पेराम्बूर है। पेराम्बूर में आपको सवारी डिब्बा कारखाना है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। और इसके अलावा जबकि रेल कोच फैक्ट्री की जब पूछा जाता है तो पंजाब के कपूरथला में है। तो ये सब रेलवे से संबंधित एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल का नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? ऑप्शन है शिलांग, गंगटोक, उटकमंड, दार्जिलिंग। तो इसका सही उत्तर जो है वो है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो है आपको पता है बंगाल क्षेत्र का एक प्रमुख क्षेत्र है और यह अपने पर्यटन के लिए काफ़ी जाना जाता है। दार्जिलिंग को अधिक मात्रा में वर्षा एवं तूफान के कारण वज्रपात स्थल के नाम से जाना जाता है। तिब्बती भाषा में दाज्रे यानी वज्रपात और लिंग यानी स्थल, यानी ये दार्जिलिंग जो है वो दोजे और लिंग शब्द से जुड़ करके बना है और इसका तिब्बती भाषा में अर्थ होता है वज्रपात स्थल। आते हैं आठवें प्रश्न की ओर।
पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में होता है? तो आपको पता है कि पृथ्वी के चारों ओर जो है कई लेयर हैं और उन्हें अलग अलग मंडल के रूप में जाना जाता है। सर्वाधिक घनत्व वाला मंडल कौन है? ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। इसका सही उत्तर है क्षोभ मंडल। आसानी से समझ सकते हैं कि पृथ्वी का सबसे नज़दीकी मंडल जो है वो ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल होता है और इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भारी गैसों की प्रधानता होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस शामिल होते हैं। ये भारी गैस पृथ्वी के नज़दीकी क्षेत्र में होने के कारण ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो सर्वाधिक घनत्व वाला मंडल माना जाता है। जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती है घनत्व कम होते चला जाता है। पृथ्वी की 5 जो है वो विभिन्न स्तर यानी मंडल है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। 9वां प्रश्न है, आइसोनेफ शब्द घोतक है। आइसोनेफ शब्द से क्या समझते हैं? ऑप्शन है समान मेघछादन, समान लवणता, समान वर्षा, समान दाब। तो आइसोनेफ शब्द का प्रयोग किया जाता है स्पेशली समान मेघछादन यानी वैसी रेखा जो एक समान मेघ वर्षा वाले स्थानों को मिलाती है, उस रेखा को आइसोनेफ शब्द से संबोधित किया जाता है। आइए समझते हैं, समान मेघछादन को मिलाने वाली रेखा को आइसोनेफ कहते हैं। इसके अलावा समान लवणता यानी समुद्री क्षेत्रों में अगर बात करें तो यदि यहाँ पर जो है समान लवणता को मिलाती है कोई रेखा, तो इस रेखा को हम लोग जो है समान लवणता वाले को आइसोहेलाइन शब्द से कहते हैं। उसके अलावा समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहा जाता है और समान दाब वाली रेखाओं को मिलाने को आइसोबार कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये मेघाच्छादन, वर्षा, लवणता और दाब से संबंधित याद रखेंगे। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आपको पता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन है देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, संविधान का पालन करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का पालन करना जो है वो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है। आपको पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में एक और मौलिक कर्तव्य बढ़ाया गया और इस प्रकार से कुल वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इन 11 मौलिक कर्तव्यों में ये तीनों शामिल है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का पालन करना जो है इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद के अधीन लाया गया? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर्ड एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1833। तो सबसे पहली बार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद के अधीन लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। तो ये सबसे पहला एक्ट जो है वो भारत में बना था और भारत के लिए बना था और इसी एक्ट के तहत जो है वो ब्रिटिश कंपनी को ब्रिटिश संसद के अधीन जो है पहली बार लाया गया था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो गई थी। 12वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो संविधान संशोधन में ये काफी पूछा जाने वाला प्रश्न है। ऑप्शन है 51वां संविधान संशोधन, 61वां, 69वां और 71वां। तो इसका सही उत्तर जो है वो है 61वां यानी 61 जो अमेंडमेंट हुआ था, ये अमेंडमेंट 1989 में हुआ था और इसके तहत ही 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष जो है वो मतदाता सूची के लिए आयु कर दी गई थी और मतदाता सूची में शामिल होने के बाद 18 वर्ष के बाद कोई भी व्यक्ति जो है वो भारत में मतदान कर सकता है। तो ये एक्ट जो है वो संशोधन आप याद रखेंगे 61। 13वां प्रश्न है, किसी वयस्क व्यक्ति को जिसका नाम मतदाता सूची में है उसे मत देने का अधिकार यह संविधान के किस अनुच्छेद से उसे प्राप्त होता है? तो किसी वयस्क व्यक्ति को अगर उसका नाम मतदाता सूची में हो और उसे वोट देना है तो यह कैसे मिलता है? आर्टिकल 324, आर्टिकल 325, आर्टिकल 326, आर्टिकल 328। इसका सही उत्तर जो है आर्टिकल 326 यानी 326 जो आर्टिकल है उसके तहत किसी वयस्क व्यक्ति को मत देने का अधिकार मिलता है जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल है। तो यानी 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं वो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराते हैं और हर बार इलेक्शन से पहले ये नाम दर्ज कराया जाता है और उसके बाद उन्हें मत देने का अवसर मिलता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 326 के तहत।
14वां प्रश्न है, भारत के किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि तक के लिए लगाया जा सकता है? तो अधिक से अधिक लगाए जाने वाला समय क्या हो सकता है? ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 3 वर्ष, क्योंकि 6 माह के लिए एक बार में लगाया जाता है और इसे बढ़ा बढ़ा करके 3 वर्ष तक के लिए किया जा सकता है। तो बात करते हैं कि राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में आर्टिकल 356 के तहत लगता है। यदि संसद के दोनों सदन अगर साधारण बहुमत से इसे पारित करते हैं तो 60 दिन के अंदर अगर पारित कर देते हैं तो ये 6 माह के लिए बढ़ जाता है और इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते इसकी मैक्सिमम अवधि जो है वो 3 वर्ष की जा सकती है। लेकिन अपवाद स्वरूप जो है पंजाब और जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे हालात बने थे जिस समय में 3 वर्ष से अधिक समय के लिए यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था और सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन भी पंजाब में ही लगाया गया था। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। 15वां प्रश्न है, किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो आपको पता है कि विधान परिषद में मनोनय के द्वारा राज्यपाल द्वारा जो है उसमें सदस्यों का चयन किया जाता है। तो राज्यपाल द्वारा मनोनय किया जाता है। ऑप्शन है कुल सदस्यों का 1/6, कुल सदस्यों का 1/12, कुल सदस्यों का 1/9, कुल सदस्यों का 1/3। इसका सही उत्तर है कुल सदस्यों का 1/6। कुल सदस्यों का 1/6 जो है वो राज्यपाल के द्वारा जो है मनोनय के माध्यम से चुना जाता है। खास करके राज्यपाल वैसे व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं जो साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन, समाज सेवा आदि में जो है विशेष अनुभव रखते हैं, उन्हें राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिलान करें सूची 1, सूची 2, फेदोमीटर, फ्लक्स मीटर, गैल्वेनोमीटर, गायरोस्कोप और इस तरफ जो है विभिन्न उसके कार्य दिए गए हैं। तो अगर सही उत्तर इसका मिलान करेंगे तो इस प्रकार से है। बात करते हैं फेदोमीटर की। तो फेदोमीटर जो है वो समुद्र में गहराई मापने का एक यंत्र होता है जिससे समुद्र में गहराई मापा जा सकता है। फ्लक्स मीटर के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह मापने का कार्य किया जाता है। गैल्वेनोमीटर से घूर्णन गति जो है वो माफ कीजिएगा, गैल्वेनो से विभवांतर मापने का कार्य जो है वो किया जाता है और गायरोस्कोप से जो है वो घूर्णन गति मापने का कार्य किया जाता है। आते हैं 17वें प्रश्न की ओर। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर, अभिकेंद्रण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, इनमें से कोई नहीं। तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि वॉशिंग मशीन जो है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पे काम करता है। जब कोई वितीय पथ पर कोई भी चीज घूमती है तो एक उसके अंदर की ओर बल लगता है और एक उसका जो है बाहर की ओर बल लगता है। जो बल अंदर की ओर लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, उसे अभिकेंद्री बल कहते हैं और बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्री बल कहते हैं। तो यहाँ पर जो वॉशिंग मशीन में जो बल लगता है वो बाहर की ओर लगता है। आप देखते होंगे कि अगर कोई भी वस्तु इसके अंदर जो कपड़े डाले जाते हैं वो बाहरी दीवारों पर घूमते हैं, तो ऐसे में ये अपकेंद्रण के सिद्धांत के तहत जो है वॉशिंग मशीन कार्य करता है। 18वां प्रश्न है, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो सरफेस टेंशन के पैदा होने के लिए कौन से चीजें जिम्मेदार है? ऑप्शन है अणुओं के बीच आसंजक बल, अणुओं के बीच ससंजक बल, अणुओं के बीच गुरुत्व बल, अणुओं के बीच वैद्युत बल। इसका सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन बी, अणुओं के बीच ससंजक बल। तो किसी भी वस्तु के जुड़ने और हटने के मामले में 2 बल काम करते हैं। ससंजक बल किसी 2 वस्तुओं को जोड़ने में सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं, जबकि असंजक बल यानी ससंजक बल जब कमजोर होता है तो असंजक बल बढ़ता है और 2 वस्तुओं के बीच की दूरी बढ़ने लगती है। तो जब पानी की ऊपरी सतह पे जो तनाव होता है वो आपस में जुड़ाव के कारण होता है, पानी की बूंदों के बीच आपस में एक बॉन्डिंग क्रिएट होता है और यही कहलाता है अणुओं के बीच ससंजक बल। इसी ससंजक बल के कारण पानी की ऊपरी सतह पर एक तनाव बनता है और इसे हम लोग सरफेस टेंशन के नाम से जानते हैं। 19वां प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज जो है किसने की थी? ऑप्शन है जोसेफ प्रिस्टले, एंडरसन, हेनरी क्वेंडिस, रॉबर्ट बॉयस। इसका सही उत्तर जो है वो जोसेफ प्रिस्टले है और इसका 1774 में जो है जोसेफ प्रिस्टले ने O2 की खोज की थी। वायुमंडल में अगर बात करें तो सबसे दूसरे बड़े मात्रा में जो है ऑक्सीजन पाया जाता है जो लगभग 21% की मात्रा है और वर्तमान के कोविड जैसे सिनारियों में इसी ऑक्सीजन की मांग जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। 20वां प्रश्न है, नाभिक की खोज किसने की?
यानी न्यूक्लियस की खोज किसने की? ऑप्शन है गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, चैडविक, नील्स बोर। इसका सही उत्तर जो है वो है रदरफोर्ड। आपको सबसे पहले आपको जानना होगा कि किसी परमाणु के केंद्र में जो है एक नाभिक होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और ये जो देख रहे हैं आप बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके केंद्रक में होते हैं और बाहरी कक्षा में। तो ये पूरा का पूरा जो मॉडल है ये रदरफोर्ड के द्वारा खोज किया गया था। तो 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। प्रोटॉन की जो खोज है वो गोल्डस्टीन ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज अगर जब पूछा जाता है तो वो आपको जो है अलग अलग याद रखेंगे, गोल्डस्टीन और चैडविक को। 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा, पोटेशियम। इन चारों में अगर बात करें तो सबसे अभिक्रियाशील जो है वो है पोटेशियम, और सबसे कम की बात करें तो वो है सोना। ये आप जो देख रहे हैं ये बॉक्स, इसमें आप दिखाया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील क्या है? पोटेशियम, जो के से डिनोट किया जाता है, इसके सबसे अधिक अभिक्रियाशील माना जाता है। उसके बाद सोडियम, उसके बाद लिथियम आदि जो है वो सर्वाधिक अभिक्रियाशील में शामिल होते हैं। 22वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। तो कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आइए जानते हैं इसको। तो ये आपने पढ़ा भी होगा कई बार, निलंबू न्यूसिफेरा, इसे याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आता है। ये वैज्ञानिक नाम के रूप में जाना जाता है, ये कमल का वैज्ञानिक नाम है और यही भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। इसके अलावा मटर, धान और गेहूं के भी वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। 23वां प्रश्न है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, इनमें से सभी। तो डीएनए आपको पता है कि सेल का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है और ये मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इसलिए है क्योंकि ये जो डीएनए होता है, ये जो दो मॉड्यूलर काम करने वाला ये जो होता है, ये डीएनए केंद्रक के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक जो कि पादप के जो सेल होते हैं उसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, लेकिन कुछ मात्रा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी पाए जाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर जो है वो इनमें से सभी है। 24वां प्रश्न है, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? ऑप्शन है दामोदर, लूनी, चंबल और बनास। इसका जो सही उत्तर है वो है दामोदर नदी। दामोदर नदी अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, दामोदर घाटी। तो दामोदर नदी को अत्यधिक प्रदूषित एवं जीव जंतु कम होने के कारण इसे जैविक मरुस्थल का दर्जा दिया गया है। दामोदर नदी क्या है? तो दामोदर नदी हुगली नदी की एक सहायक नदी है, और इस नदी में आप जाएंगे तो पानी का कलर आपको काफ़ी मैला दिखेगा, क्योंकि इसमें फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदगी को डाल दिया जाता है, जिसके कारण ये प्रदूषित है, और इस प्रदूषित नदी के कारण ही इसमें के जीव जंतु मर जाते हैं, और अधिकांश जो जीव जंतु है इसमें जीवित नहीं बचे हैं, जिसके कारण इसे जैविक मरुस्थल या जलीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। 25वां प्रश्न है, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? ऑप्शन है विश्व बैंक, यूएनडीपी, यूनिसेफ, आईएमएफ। इसका सही उत्तर जो है वो है यूएनडीपी। यूएनडीपी का नाम आप जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है और उस रिपोर्ट के माध्यम से मानव के विकास रिपोर्ट को दिखाया जाता है। यह किसी देश की विकास रिपोर्ट को दर्शाता है। यह 1990 में पहली बार जारी किया गया था और हाल ही में 30 वर्ष इसके द्वारा पूरे किए गए हैं, तो इसके कारण ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो याद रखेंगे कि यूएनडीपी के द्वारा जो है मानव विकास रिपोर्ट जारी होता है। 26वां प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन है 1935, 1949, 1955, 1969। इसका सही उत्तर है 1949 में जो है किया गया था रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। आपको याद रखना है कि सबसे पहले 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और बाद में चल करके 1 जनवरी 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। ये भी अभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 27वां प्रश्न है, भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? अनुपातिक कोष प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, अधिकतम कोष प्रणाली, संतुलित निर्गमन प्रणाली। इसका सही उत्तर जो है वो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली है।
इसे 1956 में अपनाया गया था और इसी के तहत जो है अनुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पर न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपनाया गया, यानी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत ही भारत में मुद्रा जारी किए जाते हैं। 28वां प्रश्न है, भुगतान संतुलन क्या है? तो भुगतान संतुलन जो है ये इकोनॉमी में पढ़ना पड़ता है। आइए इसके आंसर को डायरेक्ट देखते हैं, चूंकि ऑप्शन काफ़ी लंबा है। इसका सही उत्तर जो है ये है, किसी देश के सभी निवासियों का जो शेष विश्व के साथ आर्थिक व्यवहार होता है उसी को हम लोग जो है भुगतान संतुलन के रूप में जानते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, किसी देश की सभी निवासियों का विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का, यानी शेष विश्व के साथ जो आर्थिक व्यवहार होते हैं उसे भुगतान संतुलन कहा जाता है। 29वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म से जुड़े तथ्यों में असत्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन है, गौतम बुद्ध अपने 35वें वर्ष में संबोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति ली, बौद्ध धर्म से जुड़े उपदेश पाली भाषा में दिए गए, बौद्ध धर्म में जाति प्रथा को महत्व दिया गया, बौद्ध मत मुक्ति हेतु मध्यम मार्ग का उपदेश देता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी। आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म में जो जाति प्रथा है उसका विरोध जो है गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था, ना कि इसको जो है समर्थन दिया गया था। तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने जाति प्रथा की कठोर निंदा की थी। हालांकि निंदा करने के बावजूद भी कुछ अंशों में उन्होंने जाति प्रथा को स्वीकारा भी था, पूरी तरह से वो जाति बंधन को तोड़ नहीं पाए थे। इसके अतिरिक्त जितने भी कथन है वो सभी कथन सत्य है। 30वां प्रश्न है, ताम्रलिप्ति भारत के किस तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह है? ऑप्शन है, पश्चिमी तट, दक्षिणी तट, पूर्वी तट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पूर्वी तट। अगर आप भारत के इस मैप को देखेंगे, यहाँ आपको भारत दिखाई दे रहा है, तो इस भारत के मैप को अगर आप देखेंगे तो ये आपका ताम्रलिप्ति दिखाई दे रहा है। ये ताम्रलिप्ति भारत के पूर्वी भाग में यानी पूर्वी तटीय क्षेत्र पर स्थित है और ये प्राचीन काल में काफी ज्यादा चर्चित बंदरगाहों में से एक था। 31वां प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में आने वाले विदेशी का आगमन क्रमानुसार क्या है? तो आपको पता है मौर्योत्तर काल में कई विदेशी जो है वो भारत में आए थे। उनका सही क्रम जो है इस प्रकार से है। सबसे पहले इंडो ग्रीक यानी जो हिंद यूनानी थे वो आए थे, उसके बाद शक आए थे, उसके बाद पहलव जिसे पार्थियन भी कहा जाता है, और सबसे लास्ट में जो है वो कुषाण आए थे। 32वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए? तो सोने के सिक्के सबसे पहले तो इंडो ग्रीक ने चलाए थे, लेकिन यहाँ प्रश्न है नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाने का भारत में प्रयास सबसे द्वारा किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन है कुषाण। कुषाणों ने सबसे पहले जो है सोने के शुद्ध और सबसे नियमित सिक्के जो है उसने चलाने शुरू कर दिए थे। बाद में चल करके ये परंपरा बन गई और भारत में कई वंशों ने जो है वो सोने के प्रमुख सिक्के जो है चलाए थे। आते हैं 33वें प्रश्न की ओर। समुद्रगुप्त को निम्न में से कौन सी उपाधि नहीं प्राप्त थी? ऑप्शन है व्याघ्र पराक्रम, अप्रतिरथ, भारत का नेपोलियन, क्रमादित्य। तो समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासकों में से एक थे और उन्हें कई उपाधियां दी गई थी। इसमें से कौन सी उपाधि उसे नहीं दी गई थी? तो ऑप्शन जो है डी इसका सही उत्तर है। क्रमादित्य की उपाधि उसे नहीं दी गई थी, बल्कि क्रमादित्य की उपाधि जो है वो स्कंदगुप्त को दी गई थी, जो कि गुप्त वंश से ही संबंधित थे। इसके अलावा समुद्रगुप्त की एक सबसे प्रमुख उपाधि है भारत का नेपोलियन, जो कि V.A. स्मिथ के द्वारा दी गई थी। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूची 1 एवं सूची 2 को मिलान कीजिए। एक तरफ अलग अलग अभिलेख है और दूसरी तरफ विभिन्न शासक हैं। कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर जो है वो है मंदसौर अभिलेख जो है वो यशोधर्मन से संबंधित है। भीतरी स्तंभलेख जो है वो स्कंदगुप्त से संबंधित है। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है और विल्सड अभिलेख का संबंध जो है वो कुमार गुप्त से है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो अभिलेख हैं, इनके अलग अलग जो शासक है उनका सूची जो मिलान किया गया है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। 35वां प्रश्न है, कांग्रेस की 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अंबिका चरण मजूमदार, रास बिहारी घोष, दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष। तो इसका सही उत्तर जो है वो है रास बिहारी घोष। 1907 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है, जिसे सूरत अधिवेशन के रूप में काफ़ी चर्चित माना जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस के इसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस गरम दल और नरम दल 2 दलों में विभाजित हो गया था।
और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। आते हैं 36वें प्रश्न की ओर। घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक किसे माना जाता है? तो जो रिंग ऑफ फेंस की एक पॉलिसी थी उसका जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेजली, वारेन हेस्टिंग्स, वेंसी टार्ट। इसका सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने जो है घेरे की नीति यानी रिंग ऑफ फेंस की पॉलिसी जो है उसने चलाई थी। 1773 से 1785 तक वह भारत में रहा था और उस दौरान मराठा, हैदराबाद, मैसूर की शक्तियों के बीच उसने एक सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है तैयार की थी, ताकि अपने आप को सुरक्षित रखने के साथ साथ जो है वो भारत में साम्राज्य विस्तार को बढ़ावा दे सके। 1787 में भ्रष्टाचार के मामले में उस पर महाभियोग चलाया गया। ये ब्रिटेन में चला गया था और यहाँ से कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि महाभियोग का जो मामला है वो उस पर चलाया गया था, लेकिन एक लंबे परीक्षण के बाद 1795 में उसे बरी कर दिया गया था और उसे भ्रष्ट नहीं माना गया था। तो ये किस पर महाभियोग चला था, किस गवर्नर जनरल पर, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स। 37वां प्रश्न है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंगाल में कहां जातीय सरकार का गठन किया गया था? तो 1942 का जो आंदोलन था उस आंदोलन के क्रम में भारत में कई समानांतर सरकारें स्थापित हुई थी, सतारा में, बलिया में, सभी जगह। लेकिन एक जगह जो है वो जातीय सरकार नाम से जो है समानांतर सरकार का गठन हुआ था और ये गठन हुआ था तामलुक में। तो इसका सही उत्तर याद रखेंगे कि तामलुक में जो है वो जातीय सरकार नामक जो है एक समानांतर सरकार गठित हुई थी, जो कि बंगाल के मिदनापुर जिले में जो है स्थित था। 38वां प्रश्न है कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम का गान 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको पता है कि वंदे मातरम का पहला बार गान जो है 1896 कलकत्ता में किया गया था। ऑप्शन है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, R.M. सयानी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, R.M. सयानी यानी रहमतुल्ला एम सयानी, जिनकी अध्यक्षता में जो है पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था। और वंदे मातरम कब गया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। ये उनकी तस्वीर है, आप इसे देख सकते हैं। 39वां प्रश्न है जेंद अवेस्ता किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? ऑप्शन है पारसी, यहूदी, ईसाई, जैन। तो जेंद अवेस्ता जो है एक धार्मिक ग्रंथ है और यह पारसी समुदाय से संबंधित है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि तोरह नामक जो धार्मिक ग्रंथ है वो यहूदियों से संबंधित है। बाइबल का संबंध जो है वो ईसाई से है। इसके अलावा गीता जो है वो हिंदू धर्म से और कुरान मुस्लिम धर्म से संबंधित है। तो यहाँ जेंद अवेस्ता के फोटो आप देख सकते हैं। यह ग्रंथ जो है वो पारसी धर्म समुदाय से संबंधित है। 40वां प्रश्न है सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो बायोडाइवर्सिटी वर्तमान में एक काफ़ी चर्चित शब्द है। हाल ही में 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस भी मनाया गया था। तो ऑप्शन है ब्रंटलैंड, A.G. टांसले, लिंडेमान, E.O. विल्सन। तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन डी है, E.O. विल्सन के द्वारा जो है सबसे पहली बार जो है जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया था। और वर्तमान में यह काफ़ी चर्चित बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वर्ड के रूप में जाना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो प्रयोग है वो A.G. टांसले के द्वारा सबसे पहले किया गया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 41वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन है विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, उपयुक्त सभी। तो सरकार के द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है संसद में वो किया जाता है विश्वास प्रस्ताव। ये कब आता है? जब कभी लगता है कि सरकार में बहुमत की संख्या कम है तो सरकार द्वारा अपना बहुमत साबित करने के लिए विशेष रूप से लोकसभा और राज्यों में अगर होगा तो विधानसभा में इसे पेश किया जाता है। और जब यह बहुमत साबित हो जाता है तो वो विश्वास प्रस्ताव पारित मान लिया जाता है। लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव है ये विपक्ष द्वारा संसद में लाया जाता है, न कि सरकार द्वारा लाया जाता है। 42वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए काफी अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है लेटेराइट, काली, लाल और दोमट। इसका सही उत्तर है काली मिट्टी। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो है मानी जाती है वो काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी कहते हैं, उसे माना जाता है।
इसमें उच्च जल धारिता की क्षमता होती है, यानी बहुत ज़्यादा वाटर कंजम्पशन किया जाए, वाटर को जो है स्टोरेज रखता है, जिससे जो है कपास की फसल को फायदा होता है। भारत में अगर बात करें कपास की खेती की, तो यह मुख्य रूप से जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके अलावा महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में इसका विस्तार देखा जाता है। 43वां प्रश्न है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? लद्दाख और पीर पंजाल, लघु हिमालय और शिवालिक, धौलाधर और पीर पंजाल, रंजोती और नागटिवा। तो इसका जो सही उत्तर है कुल्लू घाटी, यह मुख्य रूप से धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच जो है वो स्थित है। तो घाटियां जो होती हैं वो दो पहाड़ी इलाकों के बीच जो है वो गड्ढे वाला भाग होता है, ये घाटियों के रूप में जाना जाता है। तो यही जो धौलाधर की पहाड़ी और पीर पंजाल की पहाड़ी है, इन्हीं के बीच का जो ये घाटी क्षेत्र है, इसे कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है। 44वां प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया? ऑप्शन है 31 जनवरी 1601, 31 दिसंबर 1600, 1 जनवरी 1600, 30 मार्च 1610। इसका सही उत्तर जो है वो है 31 दिसंबर 1600। सबसे पहले आप जान लें कि 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा जो है भारत के साथ व्यापार करने का जो चार्टर एक्ट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी जो है वो 1600 ईस्वी में ही हुई थी। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन जो है वो पहली बार 1608 ईस्वी में हुआ था, जब जहांगीर के दरबार में जाकर के भारत में व्यापार करने की परमिशन की भी मांग की गई थी। 45वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्नलिखित में से कौन नहीं शामिल था उन उग्र राष्ट्रवादियों में? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोविंद रानाडे, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका सही उत्तर आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि गोविंद रानाडे जो है इसका सही उत्तर है, क्योंकि भारत में जो गरम दल के नेता थे उन्हें ही उग्र राष्ट्रवादियों के रूप में जाना जाता है। तो लाल बाल पाल यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जो थे ये मुख्य रूप से गरम दल के नेताओं में शामिल थे, जबकि गोविंद रानाडे जो थे वो उग्र राष्ट्रवादियों में नहीं बल्कि सामान्य शांतिवादी विचारधाराओं में बिलीव करते थे। 46वां प्रश्न है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? ऑप्शन है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में परस्पर सहयोग में वृद्धि हुई, समझौता होने पर भी कटुता में वृद्धि हुई, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति का आरंभ हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो जब 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल गई तो उसके बाद एक नई परंपरा देखने को मिली, जिसे हम लोग कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति कहते हैं। बाद में चल करके इसी नीति का परिणाम निकला कि दोनों के बीच जो परस्पर मतभेद थे वो और अधिक गहरा गए, और बाद में इसका परिणाम ब्रिटिश नीतियों के बनस्पत भारत के विभाजन के रूप में सामने आया। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के बाद एक तुष्टीकरण की जो नीति आई थी वो जो है एक बाद में जो है विवाद का विषय बना। हालांकि जब 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था तो उसमें हिंदू मुस्लिम जो है एक साथ मिल करके लड़े थे। 47वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश एसोसिएशन। तो इसका जो सही उत्तर है वो कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था के रूप में जिसे माना जाता है वो माना जाता है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को। ये कांग्रेस से पूर्व की जो संस्था थी यही थी, जो कि काफ़ी पॉपुलर भी थी। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कांग्रेस के पूर्व संस्थाओं में सर्वप्रथम संस्था मानी जाती है। अन्य संस्थाओं में बात करें तो इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश एसोसिएशन आदि भी काफ़ी पॉपुलर थी। 1851 में लैंड होल्डर्स सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी के विलय के उपरांत जो है यह संगठन अस्तित्व में आया था। इसके अध्यक्ष उस समय राधाकांत देव थे। 48वां प्रश्न जो है वो है, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश के लिए ऑप्शन है, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है, उपरोक्त सभी। तो प्रकाश जो है ये सभी है। कैसे है आइए समझते हैं। प्रकाश जो है वास्तव में एक ऊर्जा होता है, यह कण और तरंग दोनों रूपों में काम करता है। तो ये कण की प्रकृति भी रखता है और यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है क्योंकि यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। तो यानी वास्तव में प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है
और यह सीधी रेखा में गमन करता है और यह कण एवं तरंग दोनों प्रकृतियों के रूप में जो है गमन करता है। तो इस प्रकार से ये तीनों लक्षण जो है वो प्रकाश से संबंधित है। 49वां प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन है किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण, मल्टीफ्लेक्सिंग। तो जो बायोगैस संयंत्र है उसमें जो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा ऊर्जा क्रिएट होती है वो किण्वन कहलाती है। आइए इसको समझते हैं। बायोगैस संयंत्र में घरेलू कचरा, जानवरों के अपशिष्ट आदि को डाला जाता है, जिसमें किण्वन के द्वारा उनका अपशिष्ट जो है वो गैस के रूप में परिवर्तित होता है और फिर उन गैसों से ऊर्जा के रूप में उपयोग लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये कौन सी इसमें प्रोसेस दिखाई देता है, तो वो किण्वन का प्रोसेस दिखाई देता है। 50वां प्रश्न है, जैव सेल क्या है? तो जैव सेल ऑप्शन है कोयला, एलपीजी, प्राकृतिक तेल, पेट्रोल। इसका सही उत्तर है कोयला। वास्तव में कोयला को ही जैव सेल कहा जाता है। जो जीवों से बना हुआ सेल यानी पत्थर होता है उसे हम लोग जैव सेल कहते हैं, और कोयला जो होता है वो कभी हरे पौधे या जानवरों के गलने से ही बनता है। तो इस प्रकार से जीवित जीवों से ही जिस पत्थर का निर्माण हुआ है वो जैव सेल के अंतर्गत आते हैं, और इसका सही उदाहरण जो है वो है कोयला। कोयला की बात करें तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट आदि कोयला के प्रकार है। इसमें सबसे उच्च क्वालिटी के कोयला जो है वो एंथ्रासाइट को माना जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। 94 से 98% तक कार्बन की मात्रा होती है। इसकी गुणवत्ता जो है वो काफ़ी अधिक होती है। बिटुमिनस इससे थोड़ी सी कम गुणवत्ता वाली होती है, और फिर लिग्नाइट इससे ज़्यादा गुणवत्ता कम हो जाती है, और पीट में जाकर के काफ़ी ज़्यादा इसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। तो इस प्रकार से आप कोयले से संबंधित ये महत्वपूर्ण बिंदु याद रख सकते हैं। तो ये था हमारा अंतिम प्रश्न। उम्मीद करते हैं आज का प्रश्न श्रृंखला पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कमेंट जरूर करें, दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। इसके